और समझने वाला फैक्टर होता है इसके अंदर, वो है अपन थोड़ी सी बात करेंगे आज रेडॉक्स के बारे में। ठीक है, रेडॉक्स की जो चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए, इसके अंदर जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो आप ना रेडॉक्स के बारे में आपको कंफर्म होना चाहिए व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन। वैसे तो मुझे पता है आप लोग कंफर्म होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट स्टिल अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, तो बता सकते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन? जो ऑक्सीडेशन की आपने क्लास 10 वाली जो आपने पढ़ी हुई है, वो क्या है? गेन ऑफ ऑक्सीजन और या फिर लॉस ऑफ, और रिडक्शन क्या होता है? इसका रिवर्स, गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ये आपने पढ़ा हुआ, ठीक है। अब क्या है कि इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जो समझने वाली बात क्या है, ये तो वही पुरानी डेफिनेशन, लेकिन जो नई डेफिनेशन जो आपको पता होनी चाहिए है ना, वो क्या है? जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है, ऑयल और रिंग, अपना अपना तरीका है याद रखने का, ये आप याद रखना। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बात आपको एनी टाइम याद रखनी है। अब जैसे मान लीजिए सोडियम और क्लोरीन एटम के बीच में रिएक्शन होता है और उससे बनता है सोडियम क्लोराइड। जस्ट एक बात करते हैं, तो आपको पता है सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के पास होते हैं कितने? वैलेंस शेल में 7। ठीक है, तो ये कंप्लीट ट्रांसफर होता है यहाँ से यहाँ पर, और जो है सोडियम हो जाता है +1 और क्लोराइड हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन लेकर -1, और फिर इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बनते हैं अपोजिट चार्ज के, और ये सोडियम क्लोराइड बनता है। बट इस प्रोसेस में कौन सा एलिमेंट है जिस पर ऑक्सीडेशन हुआ और किस पर रिडक्शन हुआ, क्या बता सकते हैं? सोडियम पर क्या हुआ? सोडियम पर आपके पास हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन पर क्या हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि रिडक्शन। देखो ऑक्सीडेशन किस पर हुआ, रिडक्शन किस पर हुआ, ये कभी भी इसका जवाब प्रोडक्ट साइड से नहीं आता, रिएक्टेंट साइड से आता है। ठीक है, लेकिन साथ में क्या है कि आपको जो है ध्यान रखना पड़ता है किस पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और किस पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। जजमेंट आप प्रोडक्ट को देखकर ही कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, एक टर्म आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, या इसको ऑक्सीडेंट भी बोल देते हैं या उसको जो है रिडक्टेंट भी बोल देते हैं, ये तो जानते ही हो आप। ठीक है, अब ये जो है जिस पर ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिस पर रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये बात आप जानते हो? नहीं जानते तो आपको ध्यान रखनी, ठीक है ना भाई। एजेंट का मतलब होता है रीजन, फैक्टर। ठीक है, तो जैसे क्लोरीन पर रिडक्शन हुआ उसका रीजन सोडियम, और सोडियम पर ऑक्सीडेशन हुआ उसका रीजन होता है क्लोरीन। तो क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है। मान लो मैं क्लोरीन और आप सोडियम, तो आप और मैं आमने सामने होंगे तो आप अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दोगे, क्योंकि मैं लालची हूं, मैं इलेक्ट्रॉन आपका ले लूंगा। तो आप पर क्या फिनोमेना हुआ? ऑक्सीडेशन, और मेरे पर क्या हुआ? रिडक्शन। आप पर ऑक्सीडेशन का रीजन कौन? मैं। मुझ पर हुआ रिडक्शन, पर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं। ठीक है ना, मैं आपका इलेक्ट्रॉन मैंने ले लिया तो मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, मैंने आपको ऑक्सीडाइज कर लिया, आपका ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लिया। कन्वर्स, मेरे पास इलेक्ट्रॉन कहां से आया? मेरे पे रिडक्शन हुआ, मेरे पास इलेक्ट्रॉन कहां से आया? आपसे आया, तो यू आर दी रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिस पर ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिस पर रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब देखिए क्या चीज आती है इसमें, ये जो वर्ड आता है, जैसे मैं आपको बताऊं रिडक्शन का मतलब क्या होता है? कम होना। क्या चीज कम होती है? ऑक्सीडेशन नंबर। वेरी गुड, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट वो कम होता है जब किसी एलिमेंट का, तो वो रिडक्शन कहलाता है, और ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन कहलाता है।
तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ता है किसी चीज का +1 से +2 हो जाता है, तो इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन आए हैं गए हैं? आए हैं गए हैं, नेगेटिव चार्ज गया है। और किसी का ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हुआ, -2 से -5 हो गया मान लो, तो इलेक्ट्रॉन आए हैं, रिडक्शन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, -2 से और कम हो गया। ओके, अब देखिए क्या होता है कि किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जानते हो आप? किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर, हमने रूल्स पढ़े हुए हैं उसके अंदर, है ना, उतनी डिटेल में तो देखो मैं नहीं जाऊंगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं हम, जैसे मान लो पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का निकालना हो, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो? एल्कली मेटल जितने भी होते हैं सबका फिक्स होता है ऑक्सीडेशन नंबर, क्या होता है? +1। ऑक्सीजन का आमतौर पे क्या होता है? -2, इस क्रोमियम का X, तो ट्वाइस ऑफ +1। अच्छा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम टोटल है वो उसका 0 आएगा। ठीक है, +2 टाइम्स ऑफ X +7 इंटू -2, ये क्या आएगा आपके पास? 0। so 2 + 2x -14 = 0, so 2x -12 = 0, 2x = +12, x = +6, ये आपके पास आता है। इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। हर एलिमेंट का रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर होता है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर उसका मिनिमम टू मैक्सिमम कितना हो सकता है उसके किसी भी कंपाउंड में, वो कैसे पता लगेगा? जैसे मान लो नाइट्रोजन का डिस्ट्रीब्यूशन, एटॉमिक नंबर होता है 7, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 2 और 5, तो नाइट्रोजन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन कितने कर सकता है? 3, तो गेन करेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? -3। और लूज कितने कर सकता है मैक्सिमम? नहीं, वैलेंस शेल, रिएक्शन वैलेंस शेल से ही होती है, 5, तो कितना हुआ? +5। तो नाइट्रोजन का रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर होता है -3 से लेकर +5 तक। आपको नाइट्रोजन का कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं मिलेगा जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 से कम हो या नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 से ज्यादा। ये लिमिट सेंस की, किसी भी एलिमेंट का रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर होता है, जानते हो ये बात? समझते हो इस बात को ना? जैसे मान लो मैं आपसे बात करता हूं, मान लो सपोज करो क्लोरीन है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 287, इसका रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा बताओ? -7 से लेकर, सॉरी -1 से लेकर +7। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल लेते हो। अच्छा, अब इसकी एप्लीकेशन क्या होती है? देखो आप, एप्लीकेशन ये होती है कि जैसे मान लो सल्फर है, मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं कि अपने को पी ब्लॉक में कैसे यूज आएगा, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो ऑक्सीडेशन नंबर बेस्ड है। ठीक है, वो अपन देखते हैं। जैसे मान लो सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 16, डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ? तो इसका रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -2 से +6। एग्रीड? सब समझते हो बात को? इसका रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर है -2, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है 2 और लूज कर सकता है 6 तक। दोबारा सुनो, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो किसी एलिमेंट का ना, मतलब अब ये सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो गेन कितने कर सकता है? अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, ज्यादा ज्यादा कितने गेन कर सकते हैं? 2, 6 + 2 8 होता है, तो -2 तक हो सकता है। और लूज कितने कर सकता है? ज्यादा ज्यादा सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो +6। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर अपने किसी भी कंपाउंड में -2 से कम और +6 से ज्यादा नहीं हो सकता। कम से कम -2 हो सकता है, ज्यादा ज्यादा +6 हो सकता है। अब इसका क्या अपने पास क्वेश्चन आता है, सल्फर एक्चुअली ग्रुप पी ब्लॉक का एलिमेंट है, आप समझते हो ये बात? सल्फर पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ग्रुप 16 का एलिमेंट है। सल्फर का एक कंपाउंड दिया मैंने आपको, सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर का एक कंपाउंड दिया H2S। इनमें दोनों में मुझे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। इनमें दोनों में मुझे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। अगर आप SO2 में तो प्लस, हाँ जी, इसमें तो आएगा +4, इसमें आएगा -2। एग्रीड? यूं ही हाँ मत करना, अगर नहीं पता तो फिर मैं बताऊं। हाँ जी मांग, पता है ये बात? बता दूं, हाइड्रोजन का होता है +1, हाइड्रोजन जब भी नॉन मेटल्स के साथ लगता है तो +1 होता है। तो ये जैसे मान लो इसको सॉल्व करना है अगर अपन ने, तो हाइड्रोजन का +1 वाले 2 हैं हाइड्रोजन, और सल्फर का X मान लो अपने, तो सम टोटल 0 आना चाहिए।
तो x कितना हो आपके पास -2। ऑक्सीजन का आमतौर पे -2 होता है, तो सल्फर का x माने तो 2 ऑक्सीजन -2, सम टोटल आपके पास जो पूरे आपके स्पीशीज पर चार्ज है ना उसके बराबर होता है, न्यूट्रल है तो 0, तो x -4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +4, इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है दोनों एलिमेंट्स में, सॉरी दोनों कंपाउंड्स में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया अपने पास। ठीक है, अब बात क्या आती है कि अगर बात करें सल्फर डाइऑक्साइड अपनी रिएक्शंस में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम कर सकता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम कर सकता है। ठीक है, जबकि H2S की जब आप बात करेंगे, H2S का -2 ऑक्सीडेशन नंबर है, ये इसकी लिमिट आ गई ना, इससे नीचे तो जा ही नहीं सकता इसका ऑक्सीडेशन नंबर। भी अपन देख चुके रेंज इसकी क्या है, -2 से नीचे नहीं जाएगा, तो ये और इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, ये और इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, सामने वाले को और फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं कर सकता। अब ये सोचने वाली बात है, मुझे ही पता है एक बार में समझ नहीं आती, मगर सवाल यही आता है, क्वेश्चन यही आएगा कि क्वेश्चन ये आएगा SO2 फंक्शंस एज ए, लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ बात को समझो, रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट H2S ओनली एज जो है रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, वाई, ये आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका जवाब कैसे दोगे आप? अब दोबारा समझना मेरी बात को ध्यान से। मान लो मैं H2S हूं, मैं H2S हूं, तो मेरा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2। ठीक है, -2 है और मेरी ये लिमिट है, मतलब मैं और -3 नहीं हो सकता, ये तो आपको पता होना चाहिए। सल्फर हूं मैं और इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, तो मैं लेता तो आपसे लेता इलेक्ट्रॉन, आपको क्या करता है, ऑक्सीडाइज। तो क्या मैं आपको फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकता हूं? क्यों दीपांशु, क्या बताया मैंने? है, ठीक है, तो क्या मैं आपको फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकता हूं? नहीं कर सकता। मैं आपका और इलेक्ट्रॉन ले सकता हूं? नहीं ले सकता, दैट्स इट। लेकिन क्या मैं रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता हूं? आपको रिड्यूस कर सकता हूं, माने मैं अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं आपको, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन देने से -2 से मैं -1 हो जाऊंगा, 1 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो मैं -2 से 0 हो जाऊंगा, 3 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो -1 से -2 से +1 हो जाऊंगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा सकता हूं मैं। ठीक है ना, तो ये सल्फर की जहां पर लिमिट आ गई, यानी एक एंड पर अगर कोई एलिमेंट का अपने रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर के एंड पर है, तो अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर पर है तो वो सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, अगर वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पर है तो वो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात होती है। सल्फर डाइऑक्साइड ऑन द अदर हैंड +4 है, +4 वाला 2 इलेक्ट्रॉन अभी और दे भी सकता है, +6 तक जा सकता है, और अभी जो है वो ये है, आप समझिए कि 6 इलेक्ट्रॉन और ले भी सकता है, -2 तक जा सकता है, तो दोनों तरफ काम कर सकता है। समझ गए बात? इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और डोनेट भी कर सकता है। तो रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर के बीच में कोई ऑक्सीडेशन नंबर आए तो वो तो दोनों तरफ काम कर सकता है। केमिकल रिएक्शंस आप उसकी ऐसी देखोगे जिसमें किसी में वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा होगा और किसी में वो रिड्यूस भी हो रहा होगा, या किसी में रिड्यूसिंग एजेंट और किसी में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा होगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग हमारा मटेरियल्स में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसकी एक्सट्रीम रेंज का जो एक्सट्रीम है, मिनिमम या मैक्सिमम पर है, तो वो एक तरफा ही काम करेगा। अगर वो मिनिमम पर है तो वो और इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, और मिनिमम नहीं जा सकता, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। वो सिर्फ और फर्दर अब ऑक्सीडाइज हो सकता है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा सकता है क्योंकि वो मिनिमम पर है। और अगर वो किसी केस में मैक्सिमम पे, जैसे मैं आपको बताऊं HClO4 है, कंपाउंड होता है HClO4, पर क्लोरिक एसिड बोलते हैं। दिस इज बाय फार वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इनऑर्गेनिक एसिड्स, पर क्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको, HClO4। तो ये क्या है, +1 x -2, 1 x -8 इक्वल्स 0, x आपके पास +7 आ गया। नाउ इसका क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। तो ये किस तरह का बिहेवियर शो करता है, दोनों तरफ का आपसे भी पूछ सकता हूं। HClO4 कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, ओनली रिड्यूसिंग एजेंट, ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HClO4 किस तरह का बिहेवियर शो कर सकता है, ओनली रिड्यूसिंग एजेंट। अगर मैं HClO या आप HClO4 मान लो,
तो आप रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहे हो तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन दोगे या लोगे? है जी, आप रिड्यूसिंग एजेंट है तो आप इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब ये है ना, ये इसीलिए तो अपन यहाँ रुके हुए हैं। बहुत से क्वेश्चन आते हैं इस पर, ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ, रिडक्शन कहाँ हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। आप मान लो पर क्लोरिक एसिड का क्लोरीन हो तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम पर है, +7 पर है। एग्रीड, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा क्लोरीन का रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ये लिखा हुआ +7 मैक्सिमम है, ये लिखा हुआ ना +7, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो आप एक एक्सट्रीम पर बैठे हो। नाउ व्हाट यू कैन डू, अगर कोई केमिकल रिएक्शन में आप इन्वॉल्व होते हो और आपका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है तो क्या वो +8 जा सकता है, +6 जा सकता है, +5 -1 तक जा सकता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो सकता है आपका। ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो आपका रिडक्शन हो सकता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या कहलाता है, एजेंट के तौर पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अदर वे राउंड, ये तो हुआ एक देसी अदर वे राउंड। आप नॉट बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली साउंड होकर सोचें इसको कि आपका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम है, ठीक है, तो फर्दर यू कैन नॉट लूज मोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, यू कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स। आप इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, अपना ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस कम कर सकते हो। आप इलेक्ट्रॉन लोगे तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करो, यू विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और खुद रिड्यूस हो, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज जिसका ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास, अगर ऑक्सीडेशन नंबर से मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि भी फलाना मॉलिक्यूल, अब चक्कर क्या होता है कि ये चीजें कॉन्सेप्चुअली ही हो सकती हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो कितने ही हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स का तो कोई एंड ही नहीं है ना। कौन सा मॉलिक्यूल अगला उठा के देगा तो आपको उस टाइम जज करना होगा। नाइट्रिक एसिड है तो बीच में नाइट्रोजन बैठा होगा, फॉस्फोरिक एसिड तो बीच में फॉस्फोरस बैठा होगा, क्लोरीन के 3-4 तरह के ये ऑक्सी एसिड होते हैं, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, उसमें क्लोरीन को आपको पहचानना होगा। तो वो उस टाइम आपको डिसाइड करना होगा कि अगर रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि फलाना कैन ऑनली बी ऑक्सीडाइज्ड या फलाना कैन ऑनली बी रिड्यूस्ड, वेयर दिस मच दिस कैन एक्ट एज बोथ साइड, इट कैन ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस, तो आप मान के चलना क्वेश्चन ऑक्सीडेशन नंबर पे बेस्ड है। और ऑक्सीडेशन नंबर में आपको उस एलिमेंट का रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। बड़ी सीधी सी बात है, आपके पास क्वेश्चन आएगा ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18 से, 18 को तो छोड़ो, नोबल कैसे, 15 ग्रुप की बात करते हैं तो मिनिमम टू मैक्सिमम कितना होगा, नाइट्रोजन फैमिली मिनिमम क्या हो सकता है, -5 सॉरी -3, और मैक्सिमम हो सकता है +5। उसी तरह से ऑक्सीजन फैमिली का मिनिमम हो सकता है -2, मैक्सिमम हो सकता है +6, और जो आपके हेलोजन है उसका मिनिमम हो सकता है -1, मैक्सिमम हो सकता है +7। तो फिक्स है ही। अब बीच में आयोडीन है तो कोई बात नहीं, आयोडीन का भी वही है, +7 से -1, आपको पता होना चाहिए हेलोजन। सेलेनियम है, सेलेनियम कौन सा होता है, ग्रुप 16 मेंबर होता है, तो वो आपको वर्टिकली याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के जवाब आपको देने आने चाहिए। दूसरा एक बड़ा अक्सर इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई रिएक्शन है जिससे उसको कहते हैं बताइए क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। क्या होती है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन? सेम मॉलिक्यूल जब ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होता है तो उसको आप क्या बोलते हो, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हो। नॉर्मली क्या होता है कि आप जब रिएक्शन की बात करते हैं तो एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, दूसरे में रिडक्शन हो रहा होता है। लेकिन डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड में क्या होता है कि अगर वो धूप में एक्सपोज रहती है ना, इससे खुली रहती है, तो उससे H2O + O2 बन जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन होता है यहाँ परऑक्साइड में -1, इधर होता है -2, और न्यूट्रल में होता है 0। तो -1 से -2 ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, बताओगे? ये हुआ रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर जो है कम हो गया। और ये -1 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो वही हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीडाइज हुआ, वही हाइड्रोजन परऑक्साइड रिड्यूस हुआ, तो ये एक तरह का डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे जब हम नाइट्रिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे तो आप पढ़ोगे कि वो बड़ी आसानी से डिस्प्रपोर्शनेट होता है, ठीक है, नाइट्रस एसिड की बात अगर करते हैं तो ऐसे रिएक्शंस अगर आपके पास आते हैं तो आपको जो है ये बातें पता होनी चाहिए। उसके बाद एक चीज होती है बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। बेसिसिटी या बेसिसिटी, हाँ जी बोलो सर। ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? अरे अभी अपने को डेफिनेशन नहीं करनी है, टेंशन मत लो आप, ठीक है।
अभी एक्चुअली बेटा मैं उस चीज़ पे नहीं जाना चाहता, हम जिसमें अननेसेसरी नहीं उलझना चाहते, और कोई बात नहीं। आपका फिर भी बहुत मन हो तो गूगल कर लेना। ओके सर एक क्वेश्चन है मेरा, हाँ इसे जी हाँ जी। बेसिसिटी क्यों कहते हैं सर, एसिडिटी क्यों नहीं कहते सर? ये तो यार इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास, सच में जवाब नहीं है, ये तो शब्द है। तो इसको जहाँ तक मुझे लगता है जैसे बेस में एसिडिटी होती है और एसिड की बेसिसिटी होती है। हाँ, तो मे बी कितने बेस के मॉलिक्यूल्स या मतलब बेस के मॉलिक्यूल्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है ये, उस बेसिस पर इसकी जो है क्लासिफिकेशन है। बाकी इसका कोई प्रॉपर जो है ना वो एक्सप्लेनेशन नहीं है इस चीज़ का, टर्म है, याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो बेसिसिटी या प्रोटिसिटी की बात करते हैं अपने, तो ये क्या होता है? इट इज इक्वल टू हाँ जी नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस इन एन एसिड। एक एसिड कितने H पॉजिटिव आयंस दे सकता है उसकी बात करते हैं। एसिड्स की अगर आप बात करते हो, ये बातें वैसे मैंने पहले ही बहुत बार बताई हूँ, एसिड्स की अगर आप बात करते हैं तो ये दो तरह के होते हैं, बाइनरी और ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स या ऑक्सी एसिड्स कुछ भी बोलते हैं। बाइनरी में जैसे HCl, HBr, HI, HCN, मतलब इसमें नाइट्रो ऑक्सीजन नहीं होता। ऑक्सो एसिड्स ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स होते हैं, जैसे मान लो आपका H2SO4, HNO3, H3PO4, CH3COH, ठीक है ना? तो ये आपके ऑक्सो एसिड्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या होती है कि जो आपका ऑक्सो एसिड होता है ना, इन ऑक्सो एसिड ओनली दैट हाइड्रोजन इज आयोनाइजेबल, आयोनाइज हो जाता है, H पॉजिटिव आयन देता है, which is bonded to ऑक्सीजन एटम। जो ऑक्सीजन एटम से जुड़ा होता है ना वही आयोनाइज करता है, वही उसकी बेसिसिटी के लिए, बेसिसिटी या प्रोटॉन, H पॉजिटिव क्या होता है? प्रोटॉन, तो प्रोटिसिटी वर्ड प्रोटॉन से आया इसका। ठीक है, तो हालांकि अभी जहां तक मैंने अभी देखा था तो इसमें एसिड्स जो है ऑक्सो एसिड्स डिलीटेड टाइप के ही हैं, मगर फिर भी हम सेफ्टी मेजर लेके चलेंगे कि कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको बात का क्या है पता होना चाहिए। देखिए क्या होता है कि जैसे मैं नया पेज ले रहा हूं, जैसे मान लो मैं एसिड की बात करता हूं, अब मतलब आपको ना ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए, जैसे एसिड और उसकी बेसिसिटी। जैसे HCl है, एक HCl से कितने H पॉजिटिव मिलेंगे? तो बेसिसिटी 1 होगी। ये मोनोबेसिक एसिड कहलाता है, ऐसा वर्ड आपके पास आता है मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक का मतलब क्या होता है कि इसकी बेसिसिटी 1 है, यानी एक मॉलिक्यूल से एक H पॉजिटिव आयनाइज होता है। ठीक है, ऐसे ही आपके पास जैसे मान लो HI आ गया तो वो भी आपके पास क्या होगा? मोनोबेसिक होगा। अब जैसे HNO3 है, HNO3 का स्ट्रक्चर होता है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, तो इसकी भी बेसिसिटी 1 है। H2SO4 का स्ट्रक्चर होता है, इसकी बेसिसिटी 2 आएगी, 2 हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेसेबल है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका डायबेसिक एसिड। ठीक है, ऐसे ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया ना, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ऐसे करते करते मान लो CH3COH है,
कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी बेसिसिटी कितनी आएगी? 1 के 4। अब इसमें क्या होता है कि ये एक हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन से लगा हुआ है, लेकिन क्या है कि ये जो 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं ये ऑक्सीजन से नहीं लगे हुए, ये कार्बन से लगे हुए हैं, नॉन आयनाइजेबल। तो ऑक्सो एसिड में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगा होता है वो ही आयनाइजेबल होता है, वो ही रिप्लेसेबल होता है। ये मोनोबेसिक एसिड है आपके पास। अब जैसे ये तो मैंने आपको सिंपल से एग्जांपल, ऐसे बहुत से आपके पास एग्जांपल्स आएंगे, खासतौर पे जैसे फॉस्फोरस वाले मेरे ख्याल अभी तो एसिड्स डिलीट कर दिए, मगर जैसे मान लो H3PO2 आता है आपके पास, जैसे मान लो। अब इसमें क्या होता है कि एक हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन से लगा होता है, लेकिन क्या होता है कि जो 2 हाइड्रोजन है बाकी ये किससे लगे होते हैं? फॉस्फोरस से। तो ये क्या है? मोनोबेसिक ही होता है, H3PO2 मोनोबेसिक। इस तरीके से आपको किसी एसिड की बेसिसिटी निकालनी हो तो आपको उसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। थोड़ा सा ऊपर करना। हाँ जी, ऊपर से मतलब नीचे वाला मॉलिक्यूल देखना है, ऊपर वाला मॉलिक्यूल देखना है? सर ऊपर करना, स्क्रीनशॉट ले। ऊपर मतलब ये ऐसे? ये स्लाइड, पिछली स्लाइड? हो गया सर, हो गया। अच्छा, तो सर ये आपके पास, हाँ जी बोलो। सर इसमें स्ट्रक्चर पता कैसे चलेंगे कि कैसे बनता है? स्ट्रक्चर जब अपन पढ़ेंगे चैप्टर तो उसमें बकायदा हर ग्रुप के जैसे मेनली क्या एसिड्स आएंगे आपके पास। तो जो है शायद 15 के तो अभी डिलीटेड है, मेरे को थोड़ा सिलेबस अभी दोबारा देखना पड़ेगा डिलीटेड वाला, मगर जैसे सल्फर के आएंगे, सल्फर के ऑक्सो एसिड्स आएंगे, उधर से क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स आएंगे, तो वो नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड्स आएंगे, तो आपको याद रखने पड़ेंगे। स्ट्रक्चर अपने पास हैं, जब अपन चैप्टर कंटेंट में जाते हैं तो पता लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि आपको किसी एसिड की बेसिसिटी निकालने को आ सकता है, किसी एसिड का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना आ सकता है। स्ट्रक्चर के लिए क्या स्ट्रक्चर होता है वो जो है अपन जब चैप्टर कंटेंट में पढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर आपको उस टाइम मिल जाएगा। उसमें सेंट्रल एटम की हाइब्रिडेशन निकालने को कह सकते हैं। जैसे मान लो अब ये वाला एटम जो है, ये जो आपके इसमें फॉस्फोरस की हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो आप, H3PO2 है, sp3 होगी। sp3 क्यों होगी? क्योंकि इसमें एक सिग्मा है, ये फिर एक सिग्मा है, फिर एक सिग्मा है, फिर एक सिग्मा है और एक पाई है। तो अब इसमें क्या हो गया आपके पास? 4 सिग्मा और एक पाई। तो और जो है इसमें sp3 एवोल्यूशन हो गया। ज्योमेट्री कैसी नजर आती है फॉस्फोरस के क्रॉस? क्या फॉस्फोरस पे लोन पेयर है? नहीं है, तो ज्योमेट्री कैसी बनेगी? टेट्राहेड्रल। sp3 में कैसी बनती है अगर लोन पेयर ना हो? टेट्राहेड्रल। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको कोरिलेट करनी आनी चाहिए। बात ये है, सवाल सब लिंक्ड है भैया। अब कहाँ से आता है? क्वेश्चंस का एंड नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली बात को समझना शुरू कर देते हैं ना तो हम इसको टैकल कर सकते हैं, वरना रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस का एंड नहीं है। कौन सा मॉलिक्यूल उठा के अगला पूछेगा, है ना? तो सब मैनेज हो जाता है आराम से। अगर जो मैं कॉन्सेप्ट बताता जा रहा हूँ उनको अगर आप दिमाग में बैठा दे इस तरह से अपने, तो अपने आप आपको स्ट्राइक करेगा यार ये जवाब होगा इसका, और जो स्ट्राइक करेगा वो सही स्ट्राइक करेगा आपको दिमाग। ठीक है, उसके बाद अगली चीज, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर कि जो जैसे अपन ग्रुप नंबर करेंगे 15, 16 और 17। पहला मेंबर कौन सा है 15th ग्रुप का? नाइट्रोजन। 16th का ऑक्सीजन, 17th का क्लोरीन। ये मॉलिक्यूल्स की अगर आप बात करते हो, ऑल ऑफ दीज have an exceptionally low bond dissociation enthalpy.
ऑफ एलिमेंट सिंगल बॉन्ड एलिमेंट, मतलब सिंगल बॉन्ड की जो एंथैल्पी है सबसे वीक होती है। रीजन क्या है इसका? दीज आर small in size and inter-electronic repulsion amongst the unshared electron decreases their stability। जैसे मान लो मैं फ्लोरीन की बात करता हूँ, फ्लोरीन में बॉन्ड लेंथ तो सबसे कम होती है। अगर हेलोजेंस की बात करें बॉन्ड लेंथ सबसे कम किस में है? F2 में। F2 के बाद Cl2, Cl2 के बाद फिर Br2 और I2। अगर अपन बॉन्ड लेंथ की बात करें सबसे कम होती है F2, फिर उससे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद Cl2 की होती है, तो थोड़ी बॉन्ड लेंथ लंबी होती है, फिर Br2 की और बॉन्ड लेंथ लंबी होती है, और I2 की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा लंबी होती है। तो हमने सोचा था कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या आना चाहिए? सबसे ज़्यादा F2 का, फिर Cl2 का, फिर Br2 का, और फिर I2 का। इसमें आता है ऐसे Cl2 का सबसे ज़्यादा आता है, ये गलत आता है, Cl2 का सबसे ज़्यादा, फिर Br2 का, और फिर F2 का, और फिर I2 का। ये ऑर्डर आता है। ये मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात कर रहा हूँ। सर एक बार लास्ट स्लाइड कर सकते हो? 1 मिनट ये लिख लें हम, जिससे 1 मिनट बाद दोबारा कर सकता हूँ। लास्ट स्लाइड दोबारा कर देता हूँ एक बार। लिख लिया ये? लिख लो लिख लो। हाँ जी, हो गया? हो गया सर। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर ये एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों आता है? क्योंकि क्या होता है कि बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है। अब फ्लोरीन एटम पर कितने लोन पेयर होते हैं? यहाँ पर कितने लोन पेयर होंगे? यहाँ पर इस एक फ्लोरीन एटम पर कितने लोन पेयर होंगे? 3 लोन पेयर होंगे ना। 7 होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन अनशेड रहेंगे इसके ऊपर। वो तबाही मचा देते हैं क्योंकि ये बहुत क्लोज आ जाते हैं। ये अनशेड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? काफी क्लोज आ जाते हैं इसमें। दूसरे एटम्स में क्या होता है कि बॉन्ड लेंथ होती है ज्यादा, ठीक है ना, इसमें होती है बॉन्ड लेंथ कम। तो बॉन्ड लेंथ कम होने से क्या होता है कि ये जो अनशेड इलेक्ट्रॉन, देखो मैंने क्या रीजन लिखा है, दीज आर स्मॉल इन साइज एंड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन किनके बीच में होता है? इनके बीच में होता है, अमंग्स दी अनशेड इलेक्ट्रॉन्स। ये जो अनशेड इलेक्ट्रॉन है ये रिपेल करते हैं एक दूसरे को। इस रिपल्शन से क्या होता है कि वो जो है ये अनस्टेबल हो जाता है, ये रिपेल करते हैं एक दूसरे को जबरदस्त तरीके से, तो बॉन्ड बड़ी आसानी से टूट जाता है। फ्लोरीन बड़ा रिएक्टिव होता है, आपने देखा हो। आपके दिमाग में यहाँ पर एक परेशानी आएगी कि कल शायद मैंने आपको बताया था भी HI सबसे रिएक्टिव होता है, यहाँ F2 कह रहे हैं। वहां पर मैंने कहा था HI बड़ी आसानी से टूटता है। आप एक बात को समझिएगा, वो थे आयोडाइड्स, हाइड्रोजन हैलाइड्स थे, जैसे HF, HCl, HBr, HI। इसमें क्या फर्क था? हाइड्रोजन पर कोई लोन पेयर है? कोई लोन पेयर नहीं है, तो वो लोन पेयर रिपल्शन का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर सिंपली बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम। तो सबसे आसानी से कौन सा टूट रहा था? सबसे आसानी से टूट रहा था HI वाला। लेकिन यहाँ पर जो है ना, ये F2 एक्सेप्शनली लो हो जाता है, इतना लो हो जाता है
कि क्लोरीन क्या ब्रोमीन से भी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसकी लो होती है। क्लोरीन की रिएक्शंस बहुत एग्रेसिव होती हैं, मतलब जो है अगर जैसे एल्केन से रिएक्शन करते हैं तो आप लिखो एक्सप्लोसिव होती हैं डार्क में भी। आमतौर पे आप देखोगे फ्लोरीन की रिएक्शंस हम नहीं देखते, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की रिएक्शंस देखते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव रहता है, एक्सप्लोसिव रहता है, तो वो जो है बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली रिएक्टिव है ये। इसका इम्पैक्ट क्या आता है, इसका इम्पैक्ट क्या आता है, जैसे अपन 17 ग्रुप की बात करेंगे उसमें तो ये आ गया कि आपकी जो है मतलब कंपैरेटिवली जो है ये अनस्टेबल होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो 15th और 16th ग्रुप में हम एक चीज़ देखते हैं वो क्या है कि ये जो एटम्स हैं ये मल्टीपल बॉन्ड्स बनाते हैं। फिर फ्लोरीन तो मोनोवेलेंट होता है, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा बना नहीं सकता, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकते हैं। इसीलिए क्या होता है, क्योंकि इनका सिंगल बॉन्ड वीक होता है, इसलिए क्या करते हैं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आसानी से बना लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन का नीचे वाला मेंबर कौन सा हुआ, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग होता है, बल्कि इधर सल्फर का सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग होता है, डबल बॉन्ड की बात नहीं कर रहा, सिंगल बॉन्ड। स्पेशली क्या बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ जैसे फ्लोरीन से क्लोरीन की ज्यादा होती है, सल्फर ओ मतलब ओ सिंगल बॉन्ड ओ से एस सिंगल बॉन्ड एंड स्ट्रांग होता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हो यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर 2 लोन पेयर है और यहाँ पर 3-3 लोन पेयर हैं, तो इतना छोटे एटम्स में इतना करीब आ जाते हैं कि इतना रिपल्शन होता है कि बॉन्ड्स बड़ी आसानी से टूट जाते हैं। तो बल्कि नीचे वाला मेंबर जो है उसका सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग होता है। तो इस चीज का इंपैक्ट क्या आता है कि जो 15-16 वाले पहले मेंबर है सिंगल बॉन्ड की जगह मल्टीपल बॉन्ड बनाना प्रेफर करते हैं। साथ में एक और चीज आती है कि जो हायर मेंबर है, क्योंकि उनका सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग होता है ना, दे शो कैटिनेशन। नाइट्रोजन कैटिनेशन शो नहीं करता, ऑक्सीजन कैटिनेशन शो नहीं करता, सल्फर करता है। सल्फर का कैटिनेशन देखा होगा आपने, 10th क्लास में बनाया होगा आपने कभी ऐसा स्ट्रक्चर, S8। व्हाट इज कैटिनेशन, व्हाट इज कैटिनेशन, सेल्फ लिंकेज। ये सेल्फ लिंकेज क्यों शो कर पाता है सल्फर, क्योंकि सल्फर का सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग होता है, एस सिंगल बॉन्ड एस कंपैरेटिवली स्ट्रांग होता है। नाइट्रोजन ऐसा नहीं बना पाता, सॉरी ऑक्सीजन ऐसा नहीं बना पाता। क्यों नहीं बना पाता, क्योंकि उसका सिंगल बॉन्ड वीक होता है, तो वो कैटिनेशन शो नहीं करता। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि फॉस्फोरस ऐसे ही क्या होता है, फॉस्फोरस भी रेड फॉस्फोरस और व्हाइट फॉस्फोरस अलग अलग होते हैं, फॉस्फोरस भी ऐसे कैटिनेशन शो करता है इस तरीके से, और ये मॉलिक्यूल आगे चलते चले जाते हैं। नाइट्रोजन ऐसा कोई कैटिनेशन शो नहीं करता, तो डायटोमिक होता है। फॉस्फोरस आप लिखते हो ना P4, है ना, सल्फर क्या लिखते हो आप S8, है ना। लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्यों नहीं शो करते, क्योंकि इनका सिंगल बॉन्ड वीक होता है। कैटिनेशन में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं बीच में एटम्स के बीच में, सिंगल बॉन्ड वो इतना स्टेबल नहीं होता। ऑल्दो बॉन्ड लेंथ कम होना, आमतौर पर हम यही कहते हैं कि बॉन्ड लेंथ छोटी होती है तो बॉन्ड स्ट्रांग होता है, लेकिन ये जो लोन पेयर है ना, ये रिपल्शन इतना ज्यादा करते हैं कि इनका बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं, मतलब आपको जो है आपको ध्यान रखना है इस चीज के बारे में। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज में ये एक्सेप्शनल बिहेवियर देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें अपने देखें, आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब समझते हैं, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में आप समझते हैं सेम इलेक्ट्रॉन्स, है ना, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब होता है जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। साइज कंपेयर कर सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए मैं आपको देता हूं N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, उसके बाद F नेगेटिव, Na पॉजिटिव है, तो ये पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन, मगर इस तरह की चीज़ों की जरूरत पड़ती है हमें, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है। ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, इनमें सब में 10 इलेक्ट्रॉन है अगर आप ध्यान से देखोगे। नाइट्रोजन में कितने होते हैं 7, 7 में 3 जोड़े 7 और 3 10, ऑक्सीजन में होते हैं 8, 8 और 2 10, क्लोरीन में होते हैं 9, 9 और 1 10, सोडियम में होते हैं 11, 11 में से 1 गया 10, मैग्नीशियम में होते हैं 12, 12 में से 2 गए 10, एल्यूमिनियम में होते हैं 13, 3 गए 10। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो इनमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा नाइट्राइड है N3 नेगेटिव, और सबसे छोटा कैसे पता लगाते हैं आपको सिंपल सा एक काम करना है, आपको Z/E निकालना है हर एक का, आपको प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो निकालना है,
ठीक है, यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं? 7, जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन है 7, 8, 9, 11, 12 और 13। जो एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन्स का नंबर है। इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? इलेक्ट्रॉन सब में 10। ये आपको एक तरह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन के बारे में बताएगा। ये कितना है? 0.7, 0.8, 0.9, 1.1, 1.2, 1.3। सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किस में है? एल्यूमिनियम, क्योंकि प्रोटॉन सबसे ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा। सबसे छोटा कौन सा होगा? एल्यूमिनियम। उससे मैग्नीशियम क्या होगा? बड़ा। उससे बड़ा सोडियम, उससे बड़ा क्लोराइड, उससे बड़ा ऑक्साइड, और सबसे बड़ा नाइट्राइड। साइज बढ़ता चला जाएगा। इधर आप कह सकते हैं कि साइज डिक्रीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में अगर कल को कभी आपको साइज का कंपैरिजन करना है तो Z/E रेशियो से यू कैन इजीली कंपेयर देयर साइज। आप एक बात को समझना कि जो कंपैरिजन के क्वेश्चन आते हैं वो आमतौर पे ऐसे ही आते हैं जो आप थ्योरेटिकली निकाल सकते हैं। आपको ये एक चीज़ ऐसी है, एक उत्तर एक दक्षिण, जो हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटली बता सकें, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना? आपको कोई ना कोई कॉन्सेप्ट जरूर स्ट्राइक करेगा जब आप किसी मतलब उसमें आप बात करोगे इसके अंदर। अच्छा, अब देखिए क्या होता है कि p ऑर्बिटल्स में कौन सी कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होती है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस की अगर अपन बात करेंगे तो p ऑर्बिटल होते हैं p3 और होती है p6। p3 और p6 अगर लास्ट में आती है तो ज्यादा स्टेबल है। p3 क्यों स्टेबल है? एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, और p6 क्योंकि वो कंप्लीटली फिल्ड है। d ऑर्बिटल में कल को जब हम देखेंगे ऐसा कुछ हो जाए कि इलेक्ट्रॉन निकलने से d ऑर्बिटल खाली हो जाए, या d ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर आपको ध्यान होगा T2G EG हम बनाते हैं, ठीक है ना? 3 और 2 के सेट बनाते हैं। T2G एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो जाए, D3, D5 और D10, ये दूसरी कॉन्फ़िगरेशन के मुकाबले ज़्यादा स्टेबल होती हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऐसे परेशान मत होना, मगर थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना शुरू करो, क्योंकि जब मैं आगे बताऊंगा तो आप कोरिलेट कर सको भी हाँ इसका रीजन ये है। जैसे D12 से D0 ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर मान लो किसी चीज़ की कॉन्फ़िगरेशन ऐसी आती है उसमें D1 है, तो वो बड़ी आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ताकि वो क्या बन जाए? D0। वो ज़्यादा स्टेबल होती है। किसी की कॉन्फ़िगरेशन अगर मान लो D4 है तो वो बड़ी आसानी से D3 या D5 में जाना चाहेगा, क्योंकि क्या होता है वो दोनों तरफ ज़्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, लेकिन किसी की अगर D5 है तो वो वैसे ही स्टेबल रहना पसंद करेगा। किस चीज़ की D10 है जी? D3 स्टेबल कैसे है? हाँ, मैं वो देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसा अगर कोई आता है आपके पास तो T2G हाँ सर। हाफ सेट जो बनता है ना, नॉर्मली अपन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं, तो हाफ सेट जो बनता है ये लोअर एनर्जी का जो बनता है ना, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो जाता है नीचे। T2G3 EG2 होता है ना, नीचे T2G के 3 ऑर्बिटल होते हैं और EG के 2 ऑर्बिटल होते हैं ना, तो T2G अगर एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो जाए तो वो D3 कॉन्फ़िगरेशन भी ज्यादा स्टेबल देखने को मिलती है। सर फिर तो D2 भी होना चाहिए। हाँ जी, D2 भी होना चाहिए ना सर? हाँ, वो आपको क्या है कि नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्सेस कम ही मिलते हैं हमें। तो हमें जो सवाल आएंगे नॉर्मली, क्योंकि ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अपन P और D एंड F के दोनों के मिक्स कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं भी, जो चीज़ों की उसमें रीजनिंग बेस में जरूरत पड़ती है। तो जब हम D ऑर्बिटल्स में आएंगे तो अधिकतर जो मतलब D एंड F में आएंगे तो अधिकतर जो कॉन्सेप्ट्स होंगे उसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात ही होती है, जिसमें T2G3 मतलब T2G लोअर एनर्जी का होता है। तो अपने लिए एप्लीकेशन मतलब D3 वाली ज्यादा स्टेबल की कंडीशंस आएंगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है, मतलब कहने का इससे क्या होता है कि आपको पता लग जाता है भाई फलाना जो है अगर मान लो D4 है तो बड़ी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन एक लूज करके D5 गेन करके D5 बनना चाहेगा, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इस तरह की जवाब आप दे सकते हैं। ठीक है, लास्ट इसमें जो अपन करते हैं वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। 11th के बाद 12th की चीजें जो अपने को इसके अंदर पढ़नी है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था। ठीक है,
उसकी भी हम जरा यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि हमें जो है डी ब्लॉक में उनकी भी जरूरत पड़ेगी। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं इसको, है ना, या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ये किसी एलिमेंट की खुद को रिड्यूस करने की ताकत होती है। देसी भाषा में लिख रहे हैं, अपने एग्जाम में नहीं लिख कर आना, ये तो आपको पता है ना। तो समझ वाली बात है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की नेचर। ठीक है, तो किसी एलिमेंट की हाई एसआरपी है, मान लो एसआरपी एससीपी समझते तो ना, फुल फॉर्म लिखने की जरूरत तो नहीं है। हाई एसआरपी का मतलब क्या होगा? गेन्स इलेक्ट्रॉन इजीली। hence is a very good ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। ऑप्शन में से टिक लगाना है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब लालची है, पूरा लालची है, खुद को रिड्यूस करने की नेचर ज्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेने की नेचर ज्यादा है, तो एजेंट कैसा होगा? इट्स रियली वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मान लीजिए मैं फ्लोरीन हूं, फ्लोरीन लालची है, फ्लोरीन का एसआरपी हाई होता है, मतलब मेरा रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, मैं खुद को मैं इलेक्ट्रॉन लेने में बहुत ज्यादा इच्छुक हूं, तो इलेक्ट्रॉन लूंगा किसी आप जैसे किसी से, तो आपको क्या कर दूंगा मैं? ऑक्सीडाइज। तो जिसका एसआरपी हाई होता है वो क्या होता है? इट्स अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड वाइस वर्सा, जिसका एसआरपी लो होगा वो क्या होगा? कंपेयर, जिसमें मान लो मेरा रिडक्शन पोटेंशियल कम है, मैं इलेक्ट्रॉन लेने की नेचर नहीं रखता, जो अगर मैं इलेक्ट्रॉन लेने की नेचर नहीं रखता तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की नेचर रखूंगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करूंगा तो आपको क्या कर दूंगा? रिड्यूस। तो मेरा एसआरपी लो, रिड्यूसिंग पावर हाई। ऐसे ही एसआरपी का कन्वर्स होता है एसओपी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मेरा एसओपी हाई, मतलब मेरा खुद को ऑक्सीडाइज करने का नेचर हाई, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने का नेचर हाई, तो अगर मेरा एसओपी हाई तो आई एम ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, एंड वाइस वर्सा। ये बात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा दबाव नहीं डालूंगा इस चीज पर। अब जैसे क्या आता है, एक क्वेश्चन आता है आपके पास, ये मान लो कि ई नॉट ऐसे लिखा होता है, ई नॉट Fe3 पॉजिटिव स्लैश Fe2 पॉजिटिव इज लो। वाई? एक क्वेश्चन आता है, वो कहता है कि एन ई नॉट Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव जो वैल्यू आती है, एसआरपी की वैल्यू कम आती है अपने पास, लो वैल्यू आती है, क्यों? ठीक है, तो देखो कैसे। सबसे पहले तो आप यहां समझो कि यहां पर चेंज क्या हुआ, +3 से +2, रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ? रिडक्शन हुआ, यानी एसआरपी की वैल्यू दी हुई है। भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 12th में पढ़ा, इसलिए मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा समझाने के पुराना, क्योंकि हमने अभी इसी साल पढ़ा है। तो अगर आपका एसआरपी इसका अंदर लो है यहाँ पर, इसका मतलब कौन ज्यादा स्टेबल होगा? Fe3 पॉजिटिव या Fe2 पॉजिटिव? Fe3, क्योंकि वो Fe2 पॉजिटिव में नहीं जाना चाह रहा। आपसे ये सवाल आ सकता है कि अगर E नॉट Fe3 पॉजिटिव स्लैश Fe2 पॉजिटिव अगर लो वैल्यू है, तो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है आयरन का? 3 पॉजिटिव या 2 पॉजिटिव? भाई अगर आप कहते हैं, जैसे आप स्कूल जाते हैं तो आप कहते हैं नहीं नहीं मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो कहाँ स्टेबल है आप ज्यादा? आप स्कूल जाना नहीं चाहते तो आप घर पे ज्यादा स्टेबल है। Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव बनने का नेचर कम है, तो इसका मतलब Fe3 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है। यही अगर आता भी एक ऑक्सीडेशन से दूसरे में हाई वैल्यू है, तो क्या होता? वो कहता हाँ फटाफट से, वो कह रहा है भैया जाओ, यहाँ मेरा मन नहीं लगता। स्कूल्स अगर घर में बात करें तो आपका एसआरपी लो, घर से स्कूल नहीं जाना चाहते अगर आप,
तो जहाँ है वहीं रहना पसंद करें। अगर आप स्कूल में होते हैं तो वहाँ आपका SRP हाई, क्योंकि वहाँ से आप फटाफट घर आना चाहते हैं, वहाँ रहना नहीं चाहते आप। तो कभी किसी चीज़ का अगर SRP लो आता है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है। जैसे Fe3 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव में लो आ रहा है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, और वाइस वर्सा जब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल, मतलब आपका SRP अगर हाई आ रहा हो तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है। रीजन भी इसका जस्टिफाई जैसे करते हैं, मान लो आयरन का, अब क्या होता है कि हम में से बहुत जने सोचते हैं यार एटॉमिक नंबर तो दिए होते हैं आजकल, क्यों करने अपने को याद। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, ये अगर आपको एटॉमिक नंबर आयरन का नहीं पता, आप कर ही नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते। क्या होता है एटॉमिक नंबर आयरन का? 26 होता है, 26, ठीक है ना। 26 में कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी आयरन की? आर्गन के बाद 3d और 4s, ठीक है। आर्गन होता है 18, 4s2 हो गया पहले। कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने आपको पहले दिन समझाया था, इसीलिए समझाया था क्योंकि हमें हर चीज़ की, जिस चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है, आप घबराना नहीं कि अब मुझसे कैसे होगा। मैंने सिर्फ ही ये है कि कम से कम आपको पता हो कि आपने करना क्या, ठीक है। तो ये हो गया 18, तो 20, ये होता है 26, और ये हो गया 26। अब बताओ Fe3 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो? अगर मैं यहाँ पर 3 पॉजिटिव लिखता हूँ तो इलेक्ट्रॉन निकलते टाइम एक ही नियम होता है, जो सबसे बाहर है वो निकलेगा पहले। तो एक तो निकल जाएगा ये, 2 निकल जाएंगे यहाँ से, और एक निकलेगा यहाँ से, तो क्या बचा? 3d5, 4s0, अब 3d5, 1 2 3 5 होते हैं ना, तो 1 2 3 4 और 5। अब Fe3 पॉजिटिव में कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? D5 कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि कंपैरेटिवली मैंने आपको बताया ज़्यादा स्टेबल होती है। तो Fe3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव में वो क्या हो जाएगा? D5 से एक इलेक्ट्रॉन और लेके D6 हो जाएगा। क्यों होएगा? उसका दिमाग खराब है, वो कहेगा मैं तो एग्जैक्टली हाफ फील्ड था, मैं खुश हूं ना, इसीलिए वो उधर जाना नहीं चाहता, 3 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव जाना नहीं चाहता। समझ लो मेरी बात को। इस तरह की जो है बहुत सी बातें, बहुत से कॉन्सेप्ट्स अपने इसमें आते रहेंगे, ठीक है। कल फिर अपन इसको शुरू करते हैं, मतलब आगे की चीज़ें। आज फिर इतना ही, ठीक है। हाँ जी, हाँ, P ब्लॉक करें।